हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं। आज 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि संघनन क्या होता है। तो संघनन क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन वाला सेम यहाँ पर प्रोसेस लगना है। बस क्या है, थोड़ा थ्योरीज को देख लेते हैं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु, मतलब दो इक्वल अणु जो संरचना में समान हो, आपस में संयुक्त होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। देखिए यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु, जैसे कि ये दिख रहा होगा CH3CHO और CH3CHO। ठीक है, ये तो हमने बताया आपको कैसे लिख सकते हो, इस पर ध्यान ना दो अभी आप। मेन ये देखिए पहले क्या है, CH3CHO और CH3CHO दो समान अणु हैं, बिल्कुल एकदम संरचना में इक्वल। तो ऐसे ही जब ये दो अणु संयुक्त होते हैं तो इनको हम कहते हैं संघनन। तो संयुक्त होते हैं मतलब देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में। ठीक, तो यही क्या है हमारा, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संघनन। तो ये अभिक्रिया जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई गई है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है एल्डोल संघनन, ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे ये CH3CHO लिखा है, CH3CHO को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 लिखा हुआ है, जो एक H हम लोग क्या करें आगे ले आए केवल, तो HCH2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, CHO जैसे लिखा हुआ है CHO हमने वैसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये करने से फ़ायदा क्या मिला हमको, वो आप इस तरफ देखिए क्या फ़ायदा मिला। देखिए CH3 जो ये वाला था CH3, उसके बाद HC लगा के ये पूरा जोड़ दिया हमने। ध्यान से देखिएगा फिर से, CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर, CH3CHO। ठीक, CH3CHO हमने यहाँ तक पूरा लिख लिया, ये देखिए CH3CHO। उसके बाद कह रहा है HCH2CHO, हमने और जोड़ दिया आगे, दिख रहा है आपको HCH2CHO। तो इस तरह से हमने क्या करा, दोनों अणु हैं जो, इनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया। तो ये जो होती है रिएक्शन मेरी, इसको बोलते हैं हम लोग संघनन। इसके बाद देखिए हमारे फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि लिपिड क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। लिपिड आप लोगों ने सुना होगा नाम, क्या होता है लिपिड, क्या है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग लिपिड कहते हैं। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि ऐसे तेल और वसा जो हमें किससे मिलते हैं, जंतुओं और वनस्पतियों से मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। ठीक है, होता क्या है, पहला इसका देख लीजिए मुख्य कार्य क्या है इनके, कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। ये तीन जो ऐसे लिपिड होते हैं, ये एक ऐसे तरह से प्रोटीन होते हैं, एक तरह से मान लीजिए प्रोटीन होते हैं हम लोग के शरीर के अंदर, जो हम लोग क्या होगा लिखा है यहाँ पर ऐसे, ये जो तेल और वसा से प्राप्त होते हैं जंतुओं से, मतलब इसका कार्य क्या है कि ये शरीर को हमारी ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं हमारे, और जनन क्षमता को भी ये नियंत्रित करते हैं। तो ये होता मेरा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों। तो ये सभी जो क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं, ये 3-3 नंबर के एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए हैं, वो सभी एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये तो फिलहाल 2022 में पूछा गया है, 23 में नहीं आया रिसेंटली, लेकिन हाँ उससे पहले ये आ चुका है क्वेश्चन। तो क्या है कि संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों। तो आंसर क्या है इसका, कि संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हुआ एक और एक इलेक्ट्रॉन हुआ ये, तो ये दोनों अयुग्मित होते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं आपस में, ये अलग अलग होते हैं दोनों। यही एकमात्र कारण है कि संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी जो होती है वो उच्च होती है। समझ में आई बात आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि क्या होता है जब CHCl3 मतलब कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को खुले आसमान के नीचे अगर रख दें तो क्या होगा। देख लेते हैं क्या होगा, कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, विषैली फॉस्जीन गैस बना लेता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ऐसी जहरीली गैस फॉस्जीन जो कि हमारे शरीर के लिए और धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए क्या होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई गई छोटी सी, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, और O मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप खुली हवा में रखोगे तो वायु होगी, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो CHCl3 प्लस ऑक्सीजन हमने मिलाया तो क्या बन गया, COCl2, मतलब कि फॉस्जीन गैस बन गई।
उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का महत्व लिखिए। तो देखिए देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में कैसे आ गया। तो केमिस्ट्री में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फिजिक्स में भी हैं और केमिस्ट्री में भी हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो है वो मैथ में भी आपको थोड़ा बहुत कहीं बहुत मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन यूज़ करते हो, समाकलन, तो आपको वो मैथ में भी देखने को मिलता होगा। तो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं यार, साइंस है, सब एक दूसरे से मिक्स होकर बनती है। तो फिलहाल क्या है कि मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का महत्व लिखिए। तो पहला जो है वो क्या है, कैल्शियम युक्त लवण मानव शरीर में हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कैल्शियम से हमारे शरीर में क्या क्या बना होता है देख लीजिए, और कहाँ कहाँ हमारे शरीर में पाया जाता है। तो मानव शरीर में ये हड्डियों में पाया जाता है और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो दांत और हड्डी आपने देखा होगा कैल्शियम, अच्छा हड्डी और दांत दोनों सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि कैल्शियम क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। फिर क्या है दूसरा, आयरन युक्त लवण हीमोग्लोबिन की रचना में सहायक होते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ग्लोबिन मतलब होता है एक तरह का प्रोटीन। ठीक है, हीमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन एक तरह से होता है। तो आयरन युक्त लवण हीमोग्लोबिन की रचना में सहायक होते हैं। हीमोग्लोबिन की रचना में कौन सहायक होता है, आयरन और प्रोटीन। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, जो कि हमें 5 नंबर में देखने को ज़रूर मिलेगा पेपर में, और हर साल बच्चों आता है, या पिछले 5 से 6 सालों के पेपर उठा के देख सकते हो। तो जल्दी से इसको अच्छे से समझिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। क्या है कि नेनस समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसे दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। नेनस समीकरण यहाँ पर आप लोग को लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर एक लिखी हुई है नेनस्ट समीकरण। ठीक है, नेनस्ट इक्वेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है, बस आप लोग को ये समीकरण पूरा याद रखना होता है, और इसमें जो हमने संकेत प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे ये E0, EN, F, log, RT, तो इन सब का हमें यहाँ पर क्या करना है, बता देना है कि हमने किसको किससे रिप्रेजेंट करा है। तो जैसे कि यहाँ पर E दिख रहा है आप लोग को यहाँ वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। फिर आपको E0 दिख रहा है, इसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद यहाँ पर R और T दिख रहा है, तो R फॉर होता है गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.821। उसके बाद T हो जाएगा परमताप, N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये N दिख रहा होगा आपको। F क्या हो जाएगा, फैराडे नियतांक, और Mn जो ये आपको दिख रहा है ये कोई धातु आयनों की संख्या। कोई भी धातु आयन यहाँ पर मान लीजिए इसमें Mn है, आपको कहीं पर हो सकता है कैल्शियम मिले, मैग्नीशियम मिले, तो वहाँ पर आप लोग Ca और Mg लगा के देख सकते हो। तो फिलहाल इतना था नेनस समीकरण, ध्यान से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, हम क्लियर कर दे रहे हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। तो ये आपका रहा क्वेश्चन कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। अब क्यों बनाती हैं वो आपको इसके आंसर लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा इसमें आप मत लिखिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको 2 से 3 लाइनों में ख़त्म कर दीजिएगा। क्या हो रहेगा इसमें, देखिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वो क्या होंगे, रंगीन यौगिक ही बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे कह रहा है कि मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता क्या है, इसके लिए देखिए आपको पूरी डिफिनेशन इसको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, है ना। मतलब अपघटन पदार्थ के जो 1 मोल होता है वो कितने आयनों को उपलब्ध करा सकता है, वो हमारी स्थिति कहलाती है मोलर चालकता। अच्छा, मोलर चालकता कहलाती। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट इसको किससे करते हैं। तो इसको भैया हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से। लेमडा फॉर हो जाएगा यहाँ पर एम, लेमडा एम फॉर मतलब मोलर चालकता। तो इसका यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिएगा। नोट मतलब कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है इसका, वो क्या है वो देख लेते हैं मोलर चालकता के बारे में। कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। मतलब अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और अगर क्या होगी, विलयन की सांद्रता घटेगी तो ये बढ़ेगी। इतना यहाँ पर छोटा सा कॉमन पॉइंट था। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं, और कैसे आपको टिप्पणी लिखनी है वो आप इसका सोल्यूशन नीचे देख लीजिए। कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है यहाँ पर ई से। तो देखिए इसका थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने कोई एक जार लिया हुआ है इस तरह से, इसको हटा दें एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई जार लिया, ठीक। अब इसमें आपने 2 छड़ें ऐसे भिगो दी, मान लीजिए कॉपर की 2 छड़ आपने
भिगो दी। तो पीछे जरा बैकग्राउंड में डिफिनेशन पढ़ी है, क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। तो मतलब हमने मान लिया कि ये हमारी जो छड़ है यहाँ पर, ये दोनों छड़ आपको दिख रही हैं, ये दोनों छड़, तो ये हमने किसकी ले ली है यहाँ पर, कॉपर की, मतलब कि Cu। ठीक, कॉपर की छड़ ली है। और ये जो विलयन मेरा यहाँ पर भरा हुआ होगा, ये वाला, ये अंदर यहाँ पर जो विलयन भरा होगा वो भी किसका भरा होगा, हमारा कॉपर का ही विलयन मान लीजिए हमने भरा हुआ, जलीय विलयन। तो उसी की छड़, ये छड़ किसकी हैं, ये दोनों कॉपर की छड़ हैं, और ये विलयन का है भरा हुआ है, कॉपर का। तो कहने का मतलब यही है कि उसी धातु के लवण को उसी के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो बस जो इन्हीं दोनों से जो विभव हमारा उत्पन्न होगा, मतलब इसकी इन दो छड़ों के बीच में और इस विलयन के बीच में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर लेंगे, किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ई से। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का बहुत, कि अल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। अब ये आपको कारण बताना है कि भैया अल्कोहल के क्वथनांक जो होते हैं वो समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च क्यों होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि अल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अगर हम अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों से पूछें तो आप बोलोगे भैया कि C2H5 और OH, लास्ट में हमारा क्या बन के आ रहा है, H। तो वही यहाँ पर पीछे देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है किसमें, अल्कोहलों में भैया। और ईथर का देखिए अभी जरा इसी की तुलना हम ईथर से करके देखते हैं एक बार। तो ईथर का सूत्र क्या होता है आपका, मान लीजिए C2H5 है ना, O, और उसका फिर लगा होता है मेरा C2H5। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस O के साथ कहीं पर H लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। और ऊपर अल्कोहल जो हमने देखा था उसमें क्या हुआ था, लास्ट में C2H5OH था, तो O के साथ क्या जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर H नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर तुलना उच्च, मतलब जो होते हैं क्वथनांक वो उच्च होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण इसके अणु मजबूती से एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसा अभी आपको बताया हमने कि जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। पूरा आपको हमने डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दिया अभी। इसलिए अल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में, देख लेते हैं आगे, होते हैं, उच्च होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तो पढ़ा है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। किसकी सहायता से दे दिया भैया, ये जो यहाँ पर हमने आपको समझाया अभी कि अल्कोहल में क्या होता है, OH बंद होता है और ईथर में O अकेला होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बंद नहीं होता है ईथरों में। इसी वजह से अल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वालों ईथरों की तुलना में उच्च होता है। और कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्यों। तो भैया ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्यों। तो यहाँ पर आप लोग को फिनॉल का डायग्राम दिख रहा होगा कि ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, और साइक्लोहेक्सेनॉल में भी बेटा OH लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है छोटा सा, वो देखिए कि नीचे ये जो बेंजीन रिंग इसमें बनी हुई है आपको दिख रहा होगा अंदर, इसमें बेंजीन रिंग नहीं बनी है, इसीलिए इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं और इसको फिनॉल कहते हैं। अब इसका जरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या है, इसको ऊपर कर दें ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब क्या है कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल में उपस्थित OH समूह से H+ आयन आसानी से विस्थापित हो जाता है। मतलब समझे आप लोगों ने अभी तक कितनी रिएक्शनें पढ़ी होंगी जिसमें हम लोग क्या करते थे कि इस फिनॉल की हम लोग किसी कईयों के साथ रिएक्शन करा रहे थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी हम क्रिया करा देते Cl2 के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ, तो हम लोग इसमें क्लोरोबेंजीन बना रहे थे, है ना, या फिर क्लोरोबेंजीन नहीं, वो तो बेंजीन से रिएक्ट होता है, लेकिन हाँ फिनॉल को भी हम लोगों ने कई जगह यूज़ करा है, DDT वगैरह बनाने में, उधर हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेनॉल को हम लोग किसी के साथ भी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो विद्युत लेपन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक अच्छे उदाहरण के साथ, कि विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, आप लोग गाँव में जाइए तो पतीली आप लोगों ने देखा होगा इसमें सब्जी बनती है, तो उसमें मिट्टी को लोग लेप देते हैं चूल्हे पर चढ़ाने से पहले। तो क्या हुआ इसमें, फिलहाल मिट्टी तो धातु नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हमने कि विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, लेपन मतलब लीपना। तो उदाहरण क्या है इसका, जैसे कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, ये इसका आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो।
इसमें बनना है हमारा कि परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे पनीर छानने का कपड़ा आपने देखा होगा, पतला होता है, बहुत महीन, उसी तरह कार्य करती है कि जो छोटे छोटे कण होंगे उनको बाहर निकलने देगी और जो बड़े कण होंगे उनको रोक लेगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे चाय आप छानो तो चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है और चाय नीचे निकल आती है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग याद कर रख लीजिएगा इसको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना है कि क्लोरोबेंजीन से हम लोग डीडीटी कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा, पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लिख लेंगे, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, Cl। फिर हमने लिख लिया क्लोरल, CCl3CHO। अब हमें क्या करना है, डीडीटी बनानी है। तो देखिए 2 बेंजीन रिंग आप यहाँ पर लेटी हुई बना देंगे, उसमें आप लोग Cl लगा देंगे। जैसे ये Cl लगा हुआ है, ये समझिए इसी को हम लोग बेड़ा कर देंगे, मतलब खड़ी खड़ी है, ऐसे ऐसे समझिए। अभी क्या है, देखिए एरो ऊपर ये साइन देख रहे हैं एरो का, ये वाला, तो ये क्या है हमारा, ये Cl है समझ लीजिए। इसको हमने क्या करा, लेटाल देना है केवल ऐसे। अभी ये जो Cl है वो इधर आ गया और बेंजीन मेरी ऐसे बन गई, आपको दिख रहा होगा इस तरफ। चीज़ देखिए यहाँ पर करी गई है। फिर इसमें करा क्या गया, CCl3CH जोड़ दिया गया, ओ इसी में हमने H2O के साथ बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ में आई आप लोग को बात, कि पहले हमें क्लोरोबेंजीन यहाँ पर 2 बना देनी है, साथ में हमें जोड़ देना है CCl3CH। ओ कहाँ चला गया, ओ हमारा जो है ऑक्सीजन जो आपने नीचे हीट दिया उसके साथ मिलके H2O बना लिया उसने। ठीक है, तो हमारा यहीं तक आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और हाँ, एक चीज़ आप लोग से यार कहना चाहेंगे ज़रूर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर परमानेंट मिलती रहती हैं। और अभी तक अगर आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए आप सारे के सारे उसको पढ़ लीजिए। उम्मीद है आप लोग के अच्छे से नंबर आ जाएंगे और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो को, बहुत ही जल्द आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।